हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद ई पर। सेशन स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बल तथा दाब को। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर आप सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस क्लास में सुपर 10 में साइंस आपके 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें बायोलॉजी की क्लास हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसके अलावा शिक्षण कौशल और जीवन कौशल जो कि आपके 10-10 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्लेलिस्ट चैनल पे अपडेट कर दी गई है। कंप्लीट कोर्स आपको थ्योरी और उसके वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से कराया जा रहा है। फिजिक्स की क्लास हमारी चल रही है। आज हम फिजिक्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दाब। बल इससे पहले हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, बल क्या है? बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु की स्थिति, आकार या गति की अवस्था में परिवर्तन करती है। और बल कैसी राशि है? बल सदिश राशि है। बल का मात्रक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बल का मात्रक होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को हम किस में? एम से व्यक्त करते हैं और त्वरण को ए से। एम द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। और त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। बल का मात्रक कह सकते हैं बल बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन कह सकते हैं, ऐसा ही मात्रक न्यूटन होगा। सीजीएस पद्धति में अगर पूछ लिया जाए बल का मात्रक तो डाइन होता है और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं दाब की। दाब क्या है? दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबित बल के बराबर होता है। बल को दाब कहते हैं ये, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबित यानी कि नॉर्मल बल दाब होता है। पहले थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, आरोपित बल के परिमाण में अगर वृद्धि हो, क्षेत्रफल में कमी कर दी जाए तो भी दाब में वृद्धि होगी, ठीक है। और बल के परिमाण में कमी एवं क्षेत्रफल बढ़ने पर भी दाब में कमी होगी। क्या है? कह सकते हैं कि किसी भी तल पर दाब तल के क्षेत्रफल और इस पर लगाए गए अभिलंबित बल के पर निर्भर करता है। दाब क्या होता है? दाब किसी भी तल का जो क्षेत्रफल होता है और उस पर लगाया गया बल पर निर्भर करता है। एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझते हैं। अगर कोई 2 बर्तन ले लीजिए, इसमें रेत भरा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको ईंट खड़ी करेंगे। ये ईंट आपने खड़ी करी, इस ईंट में क्या है? बल बराबर लग रहा है, परिमाण बराबर है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कम है क्योंकि आपने इस ईंट को खड़ा किया, तो इसके दाब में वृद्धि होगी क्योंकि ये ईंट जो है वो रेत के ज़्यादा अंदर तक धंसेगी। लेकिन अगर ये वाली ईंट है, समान बल लग रहा है और इसके आपने क्षेत्रफल में वृद्धि कर दी, क्षेत्रफल बढ़ा दिया, इस ईंट को आपने लिटा कर रखा, खड़ी करके नहीं लिटा कर रखा, तो आप क्या देखेंगे कि रेत के अंदर ईंट कम धंसेगी। कौन सी ईंट ज़्यादा धंसेगी? जो ईंट आपने खड़ी की हुई है वो ईंट ज़्यादा धंसेगी, जबकि बल दोनों का समान है। बल रेत के ऊपर बल दोनों का समान तल पर बल समान लग रहा है, लेकिन जो आपने जिसका क्षेत्रफल कम है, ये ईंट का क्षेत्रफल कम है क्योंकि ये ईंट आपने खड़ी की है, तो जो जिसका क्षेत्रफल कम है उसके दाब में वृद्धि होगी और जिसका क्षेत्रफल में वृद्धि है उसके दाब में कमी होगी, ठीक है। तो बल क्या होता है यहाँ पर? बल के परिमाण में कमी नहीं कह सकते हैं कि बल अगर समान लग रहा है, ठीक है, बल समान है और क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ा दिया जाए तो भी उसके दाब में कमी होगी। किसी तल पर दाब क्या होता है? तल के क्षेत्रफल और इस पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है। दाब क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्योंकि बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। दाब को हम P से व्यक्त करते हैं, बल को F से और क्षेत्रफल को A से व्यक्त करने पर P बराबर F बटे A। F का मात्रक क्या होता है? F का न्यूटन बल का और A का क्षेत्रफल का क्या? त्वरण का मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब को, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है, या हम इसे कहते हैं 1 पास्कल। 1 पास्कल दाब की इकाई होती है, SI इकाई, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि दाब की SI इकाई क्या होती है? 1 पास्कल होती है। नोट कर लीजिएगा कि बल में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, दाब अदिश राशि है। दाब अदिश राशि क्यों है? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ पर आप दाब लगाओगे तो वो दाब जो है वो चारों दिशाओं में लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि दाब किसी भी एक ही दिशा में लग रहा है। किसी भी चीज़ को आप दबाइए, आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं तो दाब चारों दिशाओं में, कोई पिलो है, कोई बलून है या कोई बॉल है, उसको आप अगर दबाएंगे तो दाब चारों ही दिशाओं में लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए दाब कैसी राशि है? दाब अदिश राशि है, दाब की कोई दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दाब के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। दाब के नियम होते हैं। दाब के नियम क्या है कि द्रव द्वारा लगाया गया दाब लिक्विड की हाइट पर डिपेंड करता है। हाइट जितनी कम होगी दाब उतनी ही अधिक दूर लगेगा। हाइट जितनी पास ऊपर होगी दाब उतना ही कम लगेगा। इसको आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। किसी भी बोतल में
अगर आप छेद करते हैं, उसमें आप पानी भरिए, उस बोतल को आप दबाइए, तो दबाएंगे भी नहीं तब भी आप देखेंगे जो छेद सबसे नीचे होगा बोतल में उसका प्रेशर बहुत दूर तक जाएगा, और जो छिद्र सबसे ऊपर होगा वो उसका प्रेशर सबसे पास में आएगा। तो गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ेगा। जितनी भी गहराई में है, जो सबसे निचला छेद होगा वो उसमें पानी का प्रेशर दूर होगा, तो गहराई बढ़ी, द्रव का दाब बढ़ा। ऊपर द्रव समान रहेगा, समान द्रव दाब लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, वो किसकी हाइट पर डिपेंड कर रहा है। द्रव के एक बिंदु के चारों ओर द्रव दाब निश्चित होता है। कोई भी द्रव का अगर एक बिंदु है यहाँ पर, तो इसके जो चारों ओर दाब लग रहा है वो निश्चित लग रहा है, ऊपर से बराबर लग रहा है, इधर से भी और यहाँ से भी। ठीक है, द्रव द्वारा लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होता है। अगर कोई पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है और यहाँ से पाइप के माध्यम से वो 4 टंकियों में पानी आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी एक टंकी में कम पानी आएगा, एक में ज़्यादा आएगा, चारों ही टंकियों में समान रूप से संचारित होगा। तो द्रव द्वारा लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक में हम पास्कल नियम का यूज़ करते हैं, जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किसमें, पास्कल के द्वितीय नियम में इसका यूज़ होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसमें हम कार के पहियों को जैक वगैरह लगाकर उठाते हैं, वो होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक बाइक वगैरह में ये यूज़ होता है। ठीक है, पानी का क्वथनांक कितना होता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। द्रव में किसी बिंदु पर दाब सभी दिशाओं में समान लगता है। अगर कोई द्रव है और उसमें ये पानी आपने भरा हुआ है, जितने भी बिंदु हैं, तो इसमें दाब जो है सभी दिशाओं से समान लगेगा। ऊपर से भी इतना लगेगा, इधर से भी इतना लगेगा, इधर से भी, इधर से भी, तो इस बिंदु पर दाब समान दिशा में लगेगा। क्लियर है। देखिए पास्कल का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पास्कल का फर्स्ट लॉ कहता है कि संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब लगता है, बशर्ते द्रव पर लगने वाला गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य हो। कोई संतुलन की अवस्था में अगर किसी बर्तन में द्रव भरा हुआ है, तो उसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो दाब लगेगा वो समान, संतुलन की अवस्था में समान लगेगा, बशर्ते कि इसका प्रभाव, गुरुत्वीय प्रभाव जो होता है वो नगण्य हो। और दूसरा है पास्कल सेकंड लॉ कि किसी भी बंद बर्तन में द्रव के किसी भाग पर रखे द्रव पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम रूप से संचारित होता है। अगर कोई बंद बर्तन है और उसमें आप बोतल है, उसमें आप छेद कर दीजिए चारों तरफ, और आप देखेंगे कि वो जो जल है वो चारों दिशाओं में समान रूप से संचारित होगा। ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देख सकते हैं इजीली। क्लियर, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। हाइड्रोलिक ब्रेक, लिफ्ट, प्रेस पास्कल के द्वितीय नियम पर आधारित करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा के लिख लीजिएगा, क्या यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक, प्रेस, लिफ्ट ये किस पर निर्भर करते हैं, किसके नियम है, पास्कल के द्वितीय नियम है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब। देखिए वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कह सकते हैं कि वायु में भार होता है। अगर वायु में भार है तो वो हर वस्तु पर नीचे की तरफ दाब डालती है। तो ये क्या है, ये एक वायुमंडलीय दाब है। इसका एक मापन किया गया था कहाँ पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर समुद्र तल के ऊपर एक मापा गया था वायुमंडलीय दाब को, जिसका एक स्टैंडर्ड मापन लिया गया था कि जो पारे का 76, पारा एक स्तंभ है, पारा इसमें 76 सेंटीमीटर के ये भार के बराबर आया था। तो यहाँ पर ये पारे को जो था एक स्टैंडर्ड मापन ले लिया गया, जिसमें मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं बैरोमीटर का यूज़ करके अनुमान लगा लेते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा, आज वायुमंडल कैसा रहेगा। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसीलिए वहाँ पानी जल्दी बॉयल होता है और खाना देर से पकता है। क्यों पकता है खाना देर से, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पहाड़ों पर जाने पर खाना देर से पकता है, ऐसा क्यों, वायुमंडलीय दाब के कारण। क्योंकि वहाँ पर पानी क्या होता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पहाड़ों पर जो पानी पकता है वहाँ पर वो 80 या 90 डिग्री पर पकता है। अगर हम तेज़ आंच पर खाना पकाएंगे तो पानी जल जाएगा, वाष्प बनकर वहाँ से उड़ जाएगा और खाना आपका जल जाएगा। इसीलिए खाना जो हम वहाँ पकाते हैं गैस को मंदी करके, आँच मंदी करके पकाया जाता है। ठीक है, और प्रेशर कुकर के अंदर पानी का प्रेशर तथा क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए चीज़ें जल्दी बॉयल हो जाती है और पानी देर से उबलता है। जब हम प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 125 डिग्री सेंटीग्रेड करीब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रेशर कुकर में पानी जल्दी पकता है, खाना जल्दी पक जाता है, पानी वाष्प बन के यहाँ पर उड़ता नहीं है, पानी जलता नहीं है। तो यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है और पहाड़ों पर खाना देर से पकता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ता है, दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। स्टार लगा लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बैरोमीटर से किसको मापा जाता है, हवा को या किसको, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है।
वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। एक बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा ना हो कि आपसे वायुमंडलीय दाब पूछा जाए और आप यहाँ पर दाब का एसआई मात्रक लिख दें। ठीक है, वायुमंडलीय दाब अलग है और दाब अलग है। तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है और एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। बैरोमीटर को 14 ने बनाया, इसलिए इसे 14 बैरोमीटर भी कहते हैं। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिरता है तो तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे गिरता है तो बारिश आने की संभावना होती है। देखिए, बैरोमीटर अगर ये इस तरीके से एक स्तंभ लगा दिया जाता है यहाँ पर, इसमें इसी से मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, मौसम वैज्ञानिक, इस चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है तो ये जो पारा होता है इसका, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे अगर नीचे गिर रहा है, इसका पाठ्यांक यहाँ पर ये चिन्ह है 76, 75, 74, अगर ये पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इससे अनुमान लगाते हैं बारिश आने की संभावना है। और जब यहाँ पर अगर मौसम साफ रहता है तो पाठ्यांक धीरे धीरे ये ऊपर चढ़े, यहाँ से ऊपर से प्रेशर लगेगा तो ये पाठ्यांक जो है इसका पारे का ऊपर चढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका पाठ्यांक ऊपर चढ़ेगा तो इससे अनुमान लगता है दिन साफ रहने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनते हैं कि बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना किस चीज़ को इंगित करता है, बारिश की संभावना को। पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसको इंगित करता है, दिन साफ रहने की। स्टार लगा के लिखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन से पहन की शाही का गिरना, वायुमंडलीय दाब का कम होना। देखिए फ्रेंड, एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं साइंस में, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपसे एग्जाम्पल देके क्वेश्चन, अगर गति का नियम आपसे पूछ रहा है तो भी आपसे एग्जाम्पल देके कि मशीन का घूमना, दूध से मक्खन निकलना, या जड़त्व के नियम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपसे एग्जाम्पल देके, अगर यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम्पल यहाँ से आपको दिए जाते हैं कि वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब के। तो आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो साइंस में जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल कराए हैं वो सभी एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने हैं, साथ साथ नोट करते चलिए आप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए, अपना बेस क्लियर रखिए, नोट्स मेंटेन रखिए। क्लियर है? चलिए, पहाड़ों पर खाना देर से पकना, क्यों? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। नाक से खून गिरना, वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर जाते समय फट जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत हम बात करते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि वस्तु पर द्रव्य द्वारा लगाया जाने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। यानी कि कह सकते हैं उत्प्लावन बल जो होता है वो ऊपर की दिशा में लगता है, जितना वस्तु का भार होगा उतनी ही जल विस्थापित बाहर की ओर होगा। देखिए, अगर कोई भी वस्तु है जल के अंदर यहाँ पर डाली जाएगी, ये द्रव्य भरा हुआ है, जल भरा हुआ है किसी बाल्टी के अंदर, आप इसमें कोई वस्तु डालते हैं, अगर आपने 4 किलो या 5 किलो की कोई भी वस्तु इसके अंदर डाली है, डंडा डाला है या कोई भी चीज़ आपने डाली है, तो इसमें से जितना भी जल विस्थापित बाहर की तरफ होगा, जो भी पानी बाहर आएगा वो कितना होगा? जितना आपने ये वस्तु घेरी है, जितना भी बल आपने अंदर पानी की घेरा है, जितना भी आपने बल लगाया है, उसके बराबर ही वो पानी बाहर की ओर विस्थापित होगा। ये पानी को आप तोल के देखिए और इस डंडे के बाहर को तोल कर देखिए, वो बराबर होगा। ठीक है, वस्तु अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो हमें हल्की लगती है, क्यों? उत्प्लावन बल के कारण वो वस्तु हमें हल्की लगती है, क्योंकि उत्प्लावन बल जो है वो हमेशा ऊपर की दिशा में लगता है, जिसके कारण वस्तु हमें पानी में डालने के बाद में हल्की लगनी प्रतीत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि वस्तु का भार ज़्यादा है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार से, तो वस्तु क्या होगा? वस्तु डूब जाएगी। अगर इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें आपने कोई वस्तु डाली और यहाँ जो पानी विस्थापित हुआ बाहर, तो इस विस्थापित द्रव्य के भार से अगर इस वस्तु का भार ज़्यादा होगा तो ये वस्तु क्या होगा? ये पानी में डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार बराबर है विस्थापित द्रव्य के, यानी कि जितनी भार की कोई वस्तु पानी के अंदर डाली उतना ही जल बाल्टी से बाहर गया, तो वस्तु हमें डूबी हुई तैरेगी, यानी कि पानी के अंदर डूबी हुई होगी लेकिन वो हमें तैरती हुई नजर आएगी, वस्तु पूरी तरह से अंदर नहीं डूबेगी। नेक्स्ट लाइन है कि यदि वस्तु का भार कम है, जो वस्तु आपने पानी के अंदर डाली और उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार से, जितना पानी से जल बाहर निकल गया उसके भार से उस वस्तु का भार कम है, तो वस्तु ऊपर तैरती हुई नजर आएगी। यदि पानी का भार वस्तु के भार से ज़्यादा है, यदि पानी का भार उस वस्तु के भार से ज़्यादा है तो वस्तु तैरेगी। समुद्र तल में प्लवन करते समय आइस यानी कि बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 1/10 भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनता है। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जेट इंजन
ये हो गया आपका उबले पानी में जलन ज़्यादा होती है या वाष्प से। तो वाष्प में जलन ज़्यादा होती है गुप्त ऊष्मा की वजह से। हाथ जलने पर हाथ को पानी में डालें या बर्फ़ में, तो जब हाथ जल जाता है तो हाथ को हमेशा पानी में डालना चाहिए। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक तथा क्वथनांक पर, यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है तो दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे कि मोम या घी। यानी कि अगर किसी वस्तु को हम गर्म करते, गर्म की किसी चीज़ को और उन पदार्थ का आयतन बढ़ा, उस पदार्थ की वॉल्यूम बढ़ी, तो इसका दाब बढ़ने पर उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी उनका क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? जैसे कि मोम और घी होते हैं, इन चीज़ों को अगर हम गर्म करते हैं तो जब इनका आयतन बढ़ेगा तो इन पे दाब बढ़ने पर इनका गलनांक भी बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन ठोस पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी घट जाता है, जैसे कि बर्फ़, ठलवा लोहा और बिस्मित। यानी कि अगर हम इन चीज़ों को गर्म करते हैं और इनका आयतन घट जाता है, इनका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो प्रेशर दाब बढ़ने पर इनका गलनांक भी घट जाएगा। तो कह सकते हैं जिसका अगर वस्तुओं का आयतन घटता है तो उसका गलनांक भी घट जाता है, और जिन वस्तुओं का आयतन बढ़ता है उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। क्लियर है? क्वथनांक का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक का दाब पर प्रभाव पड़ता है कि सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। अगर बर्तन में पानी भरा है और उसमें बर्फ़ तैर रही है तो बर्फ़ पिघलने पर पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के ही समान रहता है। ठीक है? अगर किसी बर्तन में पानी भरा है, आपने उसमें बर्फ़ डाली, तो बर्फ़ पिघलने पर वो पानी बाहर नहीं निकलेगा, उतना ही वो पानी रहेगा जितना कि पहले था। क्लियर है? सो फ्रेंड, ये था हमारा दाब टॉपिक। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसे आसानी से क्लियर कर पाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, फिजिक्स की ऑलमोस्ट क्लास आपकी आज कंप्लीट हो चुकी है। कल मैं इसके आपको 1 लाइनर क्वेश्चन आपको करा दूंगी। इसके बाद आपकी हम केमिस्ट्री बची है, उसको भी 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे, देन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए, मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।